जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के जिस कदम से डरता है पश्चिम, फिर ईरान ने किया वही काम। लॉन्च किया सबसे भारी स्पेस पेलोड। अमेरिका इजराइल की बड़ी टेंशन, वहीं अपने घर में संकट। लेकिन लेबनानी हिजबुल्लाह के लिए ईरान ने खोला खजाना। 25 लाख लोगों को देंगे इतने रुपए। वहीं दूसरी ओर सीरिया में विद्रोहियों का एक और शहर पर कब्जा। असद सरकार को बड़ा झटका। जानेंगे क्या है हमा शहर की इस्लामिक इतिहास। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जुड़ा है यह शहर। इसी के साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में नोटों से हटेगी शेख मुजीबुर रहमान की फोटो। यूनुस सरकार ने क्यों उठाया यह कदम। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान हाल के कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ईरान अंतरिक्ष में भी अपनी क्षमताओं को दिखा रहा है। इस बीच ईरान ने अपना सबसे भारी अंतरिक्ष पेलोड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 300 किलोग्राम वजन वाले इस पेलोड में फखर-1 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और समन-1 स्पेस टग शामिल है। समन-1 एक ऑर्बिटल ट्रांसमिशन सिस्टम है। यह लॉन्च शुक्रवार को घरेलू स्तर पर विकसित सैटेलाइट कैरियर से सफलता के साथ किया गया है। ये पेलोड सैटेलाइट्स को निचली कक्षाओं से ऊपरी कक्षाओं में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉन्च सैटेलाइट्स को ऊपरी कक्षाओं में स्थानांतरित करने की दिशा में एक ऑपरेशनल कदम है। इस सिस्टम को पहली बार फरवरी 2017 में एक समारोह में पेश किया गया था और इसका परीक्षण 2022 में किया गया था। दरअसल ईरान का यह लॉन्च उसके इसी कार्यक्रम का लेटेस्ट वर्जन है, जिस पर पश्चिम का आरोप है कि इससे तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सुधार होगा। अमेरिका और पश्चिम की ओर से बार बार कहा गया है कि ईरान के इस लॉन्च का परमाणु मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के इस लॉन्च का समय इसलिए भी खास है क्योंकि फिलहाल उसकी इजराइल और अमेरिका से तनातनी चरम पर है। यह लॉन्च ईरान के सेमनान प्रांत में स्थित इमाम खोमैनी स्पेस पोर्ट से किया गया। अमेरिका ने कहा था कि ईरान के सैटेलाइट लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह ऐसी कोई गतिविधि ना करे जो परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों से जुड़ी हो। इसके बावजूद ईरान ने लॉन्च कार्यक्रम जारी रखा है। ईरान ने हाल के वर्षों में 15 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की है, जिनमें से कुछ सैटेलाइट रूस के सहयोग से लॉन्च की गई है। आधिकारिक तौर पर ईरान का कहना है कि इन लॉन्च का मकसद कृषि और रिसर्च जैसे नागरिक जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि पश्चिमी विशेषज्ञों का दावा है कि इन प्रयासों के पीछे एक संगठित सैन्य उद्देश्य छिपा हुआ है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग परमाणु हथियार पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। वैश्विक शक्तियों के साथ परमाणु समझौते के टूटने के बाद ईरान अब ग्रेड स्तर के करीब यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कई बार कहा है कि तेहरान के पास इतने समृद्ध यूरेनियम का भंडार है कि वो चाहे तो कई परमाणु हथियार बना सकता है। इसके बावजूद ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान लगातार ये दावा करता आ रहा है कि वो कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान कई सालों से सैकड़ों प्रतिबंध झेल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन ईरान ने अपने चहेते हिजबुल्लाह के लिए खजाना खोल रखा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने गुरुवार को अपने भाषण में कहा कि लेबनान में लगभग 25 लाख परिवारों के लिए कुल $77 मिलियन की मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें से अधिकतम फंडिंग ईरान से की गई है। नईम कासिम के मुताबिक जिन परिवारों के घर इजरायली हमलों में तबाह हो गए हैं, उन्हें मुआवजे के तौर पर $8,000 और एक साल के अस्थायी आवास के लिए $4,000 से $6,000 के बीच का भुगतान किया जाएगा। यह रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि वो लोग कहां रहते हैं। कासिम ने कहा कि हम विस्थापन प्रक्रिया में इस बड़ी मदद के लिए इमाम खोमैनी के नेतृत्व वाले ईरान, वहां के लोगों और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के शुक्रगुजार हैं। ईरान की ओर से लेबनान के लिए हिजबुल्लाह को इतनी बड़ी मदद ऐसे समय पर दी गई है जब देश खुद बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण महंगाई चरम पर है और ईरानी करेंसी कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसी सप्ताह की शुरुआत में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने संबोधन में देश के विदेशी मुद्रा भंडार के घटने की चेतावनी देते हुए पानी, बिजली और प्राकृतिक गैस की कमी के चलते आर्थिक संकट के संकेत दिए थे।
वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना हटने के बाद उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो कि असद सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि विद्रोहियों का मकसद दमिश्क में बैठे असद सरकार को सत्ता से हटाना है। इससे उनकी राह आसान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि शहर में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था। अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। बता दें कि हमा इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसे 7वीं शताब्दी में इस्लामी खिलाफत के तहत शामिल किया गया और यह उम्मयद और अब्बासी खिलाफत के दौरान प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। सेल्जुक और अय्यूबी शासन के दौरान हमा ने क्रूसेडर्स के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के समय यह शहर मुस्लिम प्रतिरोध का प्रमुख स्थल था। ममलूक साम्राज्य के दौरान हमा एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र बना, जहां इस्लामी विद्वान और धार्मिक नेता रहे। ऑटोमन काल में भी यह शहर धार्मिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों का हिस्सा था। हमा में कई मस्जिदें, मदरसे और इस्लामी स्थापत्य संरचनाएं बनी, जो इसके धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यह शहर इस्लामी विचारधारा, शैक्षिक गतिविधियों और सुन्नी इस्लाम की परंपराओं को बनाए रखने का एक अहम केंद्र रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोटों से हटाने का आदेश दिया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता है। हालांकि नई सरकार ऐसा मानने से इनकार करते हैं। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के सूत्रों के अनुसार शेख मुजीब की तस्वीर नोटों से हटाने का फैसला सितंबर में ले लिया गया था और इस पर काम शुरू हो चुका है। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को इस साल अगस्त में सत्ता से बेदखल करने के बाद मौजूदा यूनुस सरकार बनी है। ऐसे में इस बदलाव को शेख मुजीब की विरासत को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शेख मुजीब की 1975 में सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में नए नोट 6 महीने के अंदर जारी हो जाएंगे। इन नोटों पर अगस्त में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को हटाने वाले विद्रोह से प्रेरित डिजाइन होंगे। नए नोटों पर धार्मिक स्थल और बंगाली परंपरा भी दिखाई देगी। ऐसे में ये पुराने नोटों से बिल्कुल अलग होंगे, जिन पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर प्रमुखता से छपती थी। केंद्रीय बैंक के मुताबिक सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका यानी बांग्लादेशी करेंसी के नए नोट छापे जा रहे हैं। यूनुस सरकार के इस फैसले पर आलोचकों का कहना है कि यह मुजीबुर रहमान और उनके आंदोलन की उस विरासत को कमजोर करने की कोशिश है जिससे देश को आजादी मिली है। इसे मुजीब की बेटी शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को भी कमजोर करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। ये एक तरह से बांग्लादेशी लोगों के दिल दिमाग से शेख हसीना के परिवार को दूर करने की कोशिश है। दरअसल यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुजीबुर रहमान के कई प्रतीकों को हटाया गया है। राष्ट्रपति भवन से उनकी तस्वीर हटा दी गई है। शेख मुजीब से जुड़ी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। विरोध प्रदर्शनों में उनकी मूर्तियों को गिराया गया है और दीवारों पर बनी उनकी तस्वीरों को बिगाड़ दिया गया है। इस कड़ी में अब नए नोटों से भी उनकी तस्वीर को हटाया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।